आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पहला। अध्याय पहला में क्या है? उपनिवेशवाद के एलिमेंट्स, तत्व। उपनिवेशवाद के तत्व कौन कौन है? सेकेंड ईयर की पढ़ाई हो रही है, विषय सोशियोलॉजी। मेरा नाम डॉक्टर नंद किशोर साहू है ना। टॉपिक क्या है? उपनिवेशवाद के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनिज्म, है ना। यानी उपनिवेशवाद के तत्व कौन कौन एग्जाम में आएगा। उपनिवेशवाद के तत्व से क्या समझते हैं, अथवा उपनिवेशवाद के तत्व कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? देखिए, साम्राज्यवादी सोच पहला है। तो साम्राज्यवादी सोच ये फर्स्ट पॉइंट है। तो हमें साम्राज्यवादी सोच के बारे में बता रहे हैं। जब कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रयोग कर अन्य राज्यों को शासन उपनिवेशवाद बनाता है, तब वह स्थिति उपनिवेशवाद राष्ट्र की साम्राज्यवादी सोच को दर्शाती है। समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक व मानव संसाधनों का दोहन, यानी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषा संबंधों का दोहन। मतलब उपनिवेशवाद सरकार उपनिवेशी राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन कर अपने देश के सामाजिक व आर्थिक विकास को गतिशील प्रदान करती है। जैसे ब्रिटेन द्वारा भारत, अमेरिका और समृद्धशाली देश को अपना उपनिवेश बनाकर आर्थिक समृद्धि का रूप देता है, समृद्धशाली का रूप देता है। तीसरा पॉइंट है मानवाधिकारों का हनन। देखिएगा, मानवाधिकारों का हनन, हम बोलते हैं किसी देश में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। उपनिवेशवाद के प्रमुख तत्वों में, एलिमेंट्स में, उपनिवेशवाद राज्य के नागरिकों के मानवाधिकारों के बीच हनन की भावना पैदा की जाती है ना। तो हम कहते हैं कि राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक सत्ता का प्रयोग कर उपनिवेशी नागरिकों की मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। चौथा पॉइंट धर्म का प्रचार प्रसार। धर्म का प्रचार प्रसार भी एक तत्व माना जाता है किसी देश, किसी राज्य, किसी स्टेट के लिए। बात समझ रहे हैं, है ना। पांचवा पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भी उपनिवेशवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बात समझ गए हैं? क्या माना जाता है? तत्व माना जाता है, एलिमेंट्स माना जाता है। अब इसी में आगे बढ़िए। उपनिवेशवाद और भारत, कॉलोनिज्म एंड इंडिया। भारत पर अनेक विदेशी समूहों द्वारा शासन किया गया। अनेक देश ने शासन किया इंडिया पर, लेकिन इंडिया को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, हिला नहीं सका इंडिया को। हमारा भारत एक शक्तिशाली देश की गिनती में गिना जाता है। आप गौर कीजिए, जब भी पाकिस्तान इंडिया पर आक्रमण करता है तो पाकिस्तान हार जाता है, इंडिया जीत जाता है। क्यों? हमारा देश बलशाली है, शक्तिशाली है और समृद्धशाली है, बलशाली है। तो हमारी गिनती भी बलशाली में गिनती की जाती है। हमारा देश सुदृढ़ होगा, बलशाली होगा, तो हम भी, अपना परिवार भी, समाज भी, राज्य भी, घर भी, परिवार भी, हम समृद्ध होंगे, खुशहाली रहेंगे, है ना। तो देखिए इसी में कि भारत पर अनेक विदेशी समूहों द्वारा शासन किया गया, है ना। आप भी मानते हैं ना, पहले से शासन किया गया इंडिया पर, किया गया ना, सब कोई जानता है ये बात को, है ना। बहुत तरह से लोग यहाँ पर आके हमारा देश में शासन किया गया, अधिकार स्थापित किया गया, लेकिन हमारा देश कभी कमज़ोर नहीं है, ना होगा। हम कोशिश करेंगे, इस एग्जाम में आएगा कि भारत देश में संसाधनों की प्रचुरता रहते हुए आपका देश निधन कैसे हो रहा है।
तो हमें लिखना है, हमें बोलना है, बताना है कि हमारा देश संसाधनों की प्रचुर मात्रा हमारे यहाँ उपलब्ध है, कमी नहीं है हमारे यहाँ। तो हर घर में हर चीज़ की कमी होती है, लेकिन हमारा देश को कोई हिला नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है, इसमें कोई अटैक नहीं कर सकता है। ये जानिएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिक पतन की स्थिति पैदा हुई, औद्योगिक स्थिति पतन की स्थिति पैदा हुई। इसके बावजूद भारत में पुराने व परंपरागत औद्योगिक व नगरीय केंद्रों पर भी प्रश्न उठा। इस दौरान उपनिवेशवाद के कारण नगरीकरण में प्राचीन शासकों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। क्या होगा? अस्तित्व समाप्त हो गया। और इस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव भूस्वामित्व, कृषि पर, उद्योग पर, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर काफ़ी पड़ा है ना, प्रभाव पड़ा है। आप गौर कीजिएगा, आपके परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई गरीब हो जाता है तो प्रभाव तो पड़ता है परिवार में। कहने के लिए बोलता है कि परिवार की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। तो देश में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो जाती है तब हमें सोचना पड़ता है किसी देश की स्थिति थोड़ा गड़बड़ा रही है ना। तो हमें ये कोशिश करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम देश को कैसे समृद्धशाली करेंगे और आगे हम बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हमारा देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और बागडोर जो देश का है वो बागडोर को हम चलाने में, हम मजबूती से हमारे देश की बागडोर को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग, सबका साथ बहुत ही आवश्यक है। तो एग्जाम में देखिएगा, उपनिवेशवाद के तत्व बारे बता रहे हैं, पॉपुलेशंस भी है पॉइंट इसका, जनसंख्या जिस रफ्तार से हमारे इंडिया में, भारत में पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुसार से हमारे देश में खाद्य पदार्थ में वृद्धि नहीं हो रही है। जन्म दर दरी बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु में कमी आ रही है। और हमारी कमाई में खाद्य पदार्थ में वृद्धि नहीं हो रही है। आप सोचिए, हम देश में जब हम परिवर्तन करेंगे, उद्योग लगाएंगे, तब ना परिवार आगे बढ़ेगा। आप ही सोचिए, एक कमाने या 10 खाने वाला कैसे चलेगा घर, बोलिए। तो हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने आप चेंज करना पड़ेगा लोग को। हम अपने आप चेंज होंगे तो समाज चेंज होगा और हम चेंज होंगे। ये बात मानते हैं ना? इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी भी देश की सत्ता को, प्रभुता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें सभी का सहयोग, सभी का सम्मान, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के लिए किसी देश को अग्रसर करना होगा। क्योंकि निर्बल देश पर सबल देश, बलशाली देश शासन करता है। ये परंपरा हो तो आ रहा है आशा बहुत पहले से कि कमजोर व्यक्ति को, कमजोर देश को दबाओ। बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम अपने आप को सबल बनाएंगे, बलशाली बनाएंगे, तब हमारा देश क्या होगा? बलशाली होगा। तो हमारा देश, हमारा गिनती भी बलशाली में गिनती किया जाएगा। तो लिखना है, हमारे इंडियन सोसाइटी के में उपनिवेशवाद के फलना तत्व हैं। बस आज इतना ही।